फुल रेडी, ओके जी। विच पेयर ऑफ फॉर्मूली इज करेक्ट? हाँ जी, तो कौन से पेयर ऑफ फॉर्मूली करेक्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो सी ही वाला आपके पास करेक्ट है, बाकी सारे के सारे आपके पास रॉन्ग है। आप सबको पता है Ag का चार्ज प्लस होता है, कार्बोनेट का 2 माइनस होता है, तो ये वाला तो सही है, लेकिन ये वाला रॉन्ग हो गया। नाइट्रेट -1 होता है, अमोनियम +1 होता है, तो ये NH4 3 नहीं हो सकता था। K2HCO3, HCO3, CO3 का 2 माइनस होता है, उसके बाद H लगा दूंगा, H प्लस, तो क्या बन जाएगा? सिर्फ -1 बन जाएगा। तो पूरा जो HCO3 होता है, इसका एज अ होल -1 होता है चार्ज, और पोटेशियम का प्लस होता है ग्रुप 1 में, तो वंस अगेन ये KHCO3 होना चाहिए, K2 नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। AgHCO3 दिस इज करेक्ट, प्लस ये माइनस में ये पूरा होगा, और जो है वो K3 ये प्लस होगा, और फॉस्फेट जो हम सबको पता है वो 3 माइनस होता है, सो दिस इज करेक्ट। ZnCO3 ये करेक्ट है। NH4 2PO4 रॉन्ग है, ठीक है जी। PO4 का जो है वो 3 माइनस होता है, अमोनियम का प्लस होता है, दिस इज रॉन्ग। How many molecules are present in 62 grams of solid white phosphorus P4? तो 62 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो? अच्छा, ये L क्या लिखा हुआ है? L इज द एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है, जिससे डरिएगा मत कि L क्या लिखा हुआ है। L जो है वो एवोगाड्रोस कांस्टेंट को बोलते हैं। अगर आप अपने पेपर के बिल्कुल एंड में जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो आपको एवोगाड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू देते हैं, वो ऐसे करके देते हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट इक्वल्स टू L इक्वल टू 6.0222 इंटू 10 to the power 23। तो घबराइएगा मत, ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट आपको आंसर मांगा हुआ है। सो L को किस चीज से आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वो करके मुझे आंसर बताएं। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? Find molar mass of P4 first. So what is the molar mass of P4? P4 का MR क्या आ रहा है? 31 into 4. So 31 into 4 equals to 124. ओके जी, सो 124 आ गया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम 62 को डिवाइड बाय 124 करेंगे टू वर्क आउट द मोल्स। मोल्स कितने आ गए? मेरे ख्याल से हाफ आ जाएंगे। हाफ आ गए हमारे पास, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट करने पड़ेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा L/2। ठीक है जी, सो मल्टीप्लाइड बाय L कर लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अच्छा, the first 8 successive ionization energies for 2 elements of period 3 of the periodic table are shown in the graphs. So ionization energy इसकी भी दी हुई है, और ionization energy इसकी भी दी हुई है। What is the formula of the ionic compound formed from these elements? दूसरी बात ये पीरियड 3 में है ये, ठीक है, सो इट्स इन पीरियड 3, तो उसके हिसाब से कीजिएगा सवाल, दोनों पीरियड 3 में होने चाहिए। So it shall be MgCl2. Let's check. This is going to be in group 17. This is group 17. And this is going to be in group 2. तो ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17। पीरियड 3 में कौन सा होता है? ग्रुप 2 वाला। पीरियड 3 में आपके पास मैग्नीशियम होता है, हाँ, और ग्रुप 17 में आपके पास क्लोरीन होता है आपके पास। सो इट शैल बी AmgCl2, ठीक है। CaBr2 वो पीरियड 4 में चला जाता है। सोडियम या पोटेशियम नहीं हो सकता, ये दोनों गलत हो गए। इन विच पेयर्स आर बोथ स्पीशीज फ्री रेडिकल्स? सो 1 2 3 4 में से कौन कौन से ऑप्शन में से ये स्पीशीज जो है वो आपकी फ्री रेडिकल्स है? कैन आई सी द सेकेंड MCQ रियल क्विक? ये लो। ट्याऊ 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 ट्याऊ। MS1 समर 2412। हमने अभी तक कितने कर लिए हैं? 1 का C, 2 का C, 3 का A। 1 का C, 2 का C, 3 का A, वेरी गुड। 4 का क्या है? 4 का, ओके। डन। चलो, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसको अब कैसे करेंगे? अच्छा, पहले तो देख लेते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन। अच्छा, हमें क्लोरीन का तो पता है, क्लोरीन में अगर हमारे पास सिर्फ क्लोरीन होता है तो वो फ्री रेडिकल होता है, वी नो दैट, ठीक है, इट इज अ फ्री रेडिकल स्पीशी, बिकॉज क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पेयर हो जाएंगे, लेकिन एक अनपेयर्ड होगा आपके पास। अच्छा, सिर्फ अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो आई डोंट नो, एक सेकेंड रुको, ये तो नहीं होने वाला। Cl and O-, in which pairs are both species free radicals?
Cl and O minus, Cl plus O2 plus. एक सेकेंड, I have to review the definition of that. So can't we do it making pairs and the ones that aren't spin pair are free radicals. हाँ ये कुछ ऐसा ही है इसका. चलो लेट्स सी. अच्छा, थोड़ा सा वियर्ड है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी है शायद. अच्छा, सो इन विच पेयर्स आर बोथ स्पीशीज फ्री रेडिकल्स, हाउ कैन वी सी दिस. एक काम करते हैं, हमें यह पता है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन 3p5 होती है. ठीक है, सो इट इज 3p5. और आपके पास ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का आपके पास 3p4 होता है, 5 नॉट या 2p4 होता है बिलीव. एक दफा चेक भी कर लेते हैं. तो लेट्स सी. तो आपके पास आ गया क्लोरीन और 2p4 और 3p5. यस, सो वो 2p4 में एंड करता है और ये आपके पास 3p5 में एंड कर रहा है. अच्छा, सो क्लोरीन, अब अगर हम देखें, अगर हमारे पास सिर्फ क्लोरीन है, सो ये क्या हो जाएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्लोरीन, सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. सो 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5. तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल है. ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 2 3 एंड देन 4. तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी आपका फ्री रेडिकल हो गया. Cl माइनस एंड O2 माइनस. अच्छा, Cl माइनस अगर मैं करूंगा, इफ आई से Cl माइनस, सो व्हाट विल दैट बिकम, दैट विल बिकम, ये वाला भी इसका फेल हो जाएगा. तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नहीं होने वाला. और ऑक्सीजन भी अगर 2 माइनस करूंगा तो वी ऑल नो उसका कंप्लीट हो जाएगा पी ऑर्बिटल, दोनों पी ऑर्बिटल्स के कंप्लीट हो जाएंगे. सो ये भी नहीं होगा. सो ये वाला तो नहीं है हमारे पास. 3 चेक कर लेते हैं. 3 में क्या है, दोबारा से Cl ही है, तो Cl तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो एज इट इज उठा लेते हैं. O माइनस उठा लेते हैं. O माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये लिख भी लेता हूं, ये वाला O2 माइनस था. O जो था हमारे पास, अगर मैं इसको -1 कर दूंगा, सो -1 में क्या हो जाएगा हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा. तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों भी हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं. सो ये भी करेक्ट है. इसी तरह 4 को भी चेक कर लेते हैं. Cl+. Cl+ का क्या मतलब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. अच्छा, अब कौन सा वाला निकालूंगा, ये वाला नहीं निकालूंगा, वो वाला निकालूंगा जहां पे स्पिन पेयर रिपल्जन होती है, राइट. सो द वन दैट इज हैविंग स्पिन पेयर रिपल्जन वो निकलता है, क्योंकि वो ज्यादा होता है, आसान निकालना. तो हम ये वाला निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा ये. और O2+ में क्या बन जाएगा, O2+ में हमारे पास ऑक्सीजन ये था, ऑक्सीजन इज लाइक दिस. सो व्हाट विल आई डू, फर्स्ट आई विल रिमूव दिस वन, द स्पिन पेयर रिपल्जन वन. सो आई विल, एक सेकेंड सॉरी, मैं इसको रिमूव करूंगा एंड देन जो है वो नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो यहां से रिमूव कर देते हैं. तो ये भी हमारे पास अभी भी दोनों के दोनों, ये वाली भी हमारे पास फ्री रेडिकल स्पीशीज आ रही. सो हमारे पास आ गया 1 3 एंड 4. द आंसर इज गोइंग टू बी ए. ठीक है, तो इसको इस तरीके से जो है वो बोहर मॉडल से नहीं देखना, यही मैं भी सोच रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज रखे पहले में भी. तो वो उसको सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है, इसी तरह करना है. सो यू हैव टू लुक एट इट थ्रू द क्वांटम मॉडल. ठीक है ना, क्वांटम मॉडल के थ्रू निकालने होंगे कौन से आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं है. ठीक है, बॉर मॉडल के थ्रू नहीं देखना, लुक एट इट थ्रू द क्वांटम वाला मॉडल. क्लियर है ये क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन. एंड सीम्स लाइक इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, तो इसको दिमाग में रखना, अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो क्वांटम मॉडल के थ्रू देखना, बॉर मॉडल के थ्रू नहीं देखना. अच्छा जी, which shape is correctly predicted by VSEPR theory. ओके, इफ आई हैव गॉट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बट 2 लोन पेयर्स, तो शेप लीनियर नहीं होता, बल्कि शेप जो है वो वी शेप्ड होता है. ठीक है, 2 बॉन्डिंग 2 लोन इज वी शेप या बेंड शेप या कुछ ऐसा होता है. बी में 2 बॉन्डिंग 2 लोन टेट्राहीड्रल नहीं होता, 2 बॉन्डिंग 2 लोन वंस अगेन यही होता है, वी शेप्ड ही होता है. देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी 3 बॉन्डिंग 1 लोन, ये क्या बन जाता है, ट्राई trigonal pyramidal बन जाता है. basically you get the pyramidal structure over here. So 3 bonding 1 lone gives you the pyramidal structure, which is correct. 3 bonding 1 lone cannot give you trigonal planar. ठीक है, वो tetrahedral में से basically निकलता है हमारा pyramidal वाला. So the correct answer is C. This is wrong, D. In which species does the underlined atom have an incomplete outer shell? तो किस स्पीशीज में अंडरलाइंड एटम का इनकम्प्लीट आउटर शेल है? B. Are you sure it's B? I don't think it's B.
दिस इज अ केस स्टडी। ये तो आपके क्वेश्चन में, आपके कोर्स में आपको करवाया है ना ये वाला क्वेश्चन। AlCl3 का सिस्टर कंपाउंड कौन था? BF3 था। AlCl3, Al is in group 13, similarly boron is also in group 13 and Cl is in group 17, so fluorine is also in group 17. So we have done this thing in our course. We have done this thing in our course. AlCl3 is a compound जिसमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, और BF3 भी वैसा ही एक कंपाउंड है, उसमें भी उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आता है, राइट? सो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BF3, सो बोरॉन इधर आ गया, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। सो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, अपनी उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती, ठीक है ना? फ्लोरीन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन बोरॉन के पास होते ही ओरिजिनल 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पास अभी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 उसके पास अभी भी कम है। सो द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, दिस इज करेक्ट, ए है हमारा आंसर। अच्छा, अब CH3 माइनस, और ये बाकी आंसर्स क्यों रॉन्ग है ये भी देख लेते हैं। CH3 माइनस लिखा हुआ है, CH3 माइनस कैसे बनेगा? अगर मेरे पास CH4 था और उसमें से मैंने एक H प्लस रिलीज करवा दिया और उसको दूसरे वाले को CH3 माइनस बना दिया, यानी बात क्या समझ में आ रही है हमें? ये जो बॉन्ड हुआ है ये हेट्रोलिटिकली फिज हुआ है, और इसमें से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन ने रख लिया। सो बेसिकली कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ क्या करी है? बदमाशी करी, एंड हाइड्रोजन एक H प्लस रिलीज हो गया, कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, कार्बन हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। और इसको हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। लेट्स प्रूव इट। तो अगर मैं CH3 की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाऊं, CH3 माइनस की, तो कार्बन आ गया, हाइड्रोजन, 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 ठीक है, हाइड्रोजन, 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 डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऑलरेडी था, बाकी उसने बॉन्डिंग में दे दिए, और एक इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से चुराया हुआ है, तो वो जो चुराया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी के पास है यहाँ पे, किसी और का। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के पास है, और हाइड्रोजन के भी डुप्लेट्स कंप्लीट है। सो ये नहीं हो सकता। F2O, F2O इज जस्ट लाइक H2O, उसमें हाइड्रोजन को आपने बस F कर दिया, तो जाहिर बात है इसमें भी ऐसा नहीं होगा किसी का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है? बोले तो मैं बना के भी दिखा देता हूँ। F2O क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका जो है वो इधर आ जाएगा, और ये वही V शेप या बेंड शेप वाला आपका स्ट्रक्चर होगा। सो फ्लोरीन आर गोइंग टू मेक सिंगल बॉन्ड्स, और बाकी ऑक्सीजन जो है वो उसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फ्लोरीन्स के वैसे ही होते हैं ऑक्टेट्स कंप्लीट। सॉरी, डॉट से पहले। सो डॉट 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 एंड डॉट 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 एंड H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव भी हमने किया हुआ है अपने कोर्स में, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है। H3O पॉजिटिव में कोई हमारे पास रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पास ये होता है कि ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होते हैं अटैच्ड, ठीक है, हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड्स करे हुए होते हैं, बस इसमें फर्क ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अपना एक लोन पेयर क्या करता है? हाइड्रोजन H प्लस आयन को दे देता है। सो ऑक्सीजन डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू एन H प्लस, ठीक है, और बाकी उसका एक लोन पेयर एज इट इज वहीं का वहीं है। सो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इन ऑल द स्ट्रक्चर्स, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, बस ए वाले में कंप्लीट नहीं है, जो आपकी कोर्स की भी स्टडी है, BF3, जस्ट लाइक AlCl3। But sir, isn't the case that BF3 has a complete outer shell according to it because it can't hold more? नहीं, BF3 बेटा is not having an outer shell complete ना। देखो बोरॉन का आउटर शेल कंप्लीट नहीं हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट के लिए। बोरॉन कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो भी पीरियड 1 में नहीं है उसके बाद सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं इन देयर आउटर शेल, ठीक है? तो इसके पास 8 नहीं है, इसके पास ओरिजिनली 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, इसने 3 फ्लोरीन्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड किया, अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये डिफिशिएंट है, अभी इसकी जो है वो, इसको जो है वो क्या कहते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो समवन विल हैव टू रेट ए बॉन्ड टू इट। स्टेबल कंपाउंड तो है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अगर स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन जब इसको चांस दिया जाएगा तो ये डेटिव बॉन्ड शो करेगा, राइट? एंड वी डिड दिस क्वेश्चन इन क्लास। एक सेकंड दिखाता अभी, वेट। केमिकल बॉन्डिंग एंड इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, तो मैं तुम्हें दिखाऊं, ये जब मैंने आपको कहा था कुछ एग्जांपल्स में आपके पास, तो मैंने BF3 को अमोनिया के साथ बॉन्ड करके दिखाया था। व्हाई इज BF3 बॉन्डिंग विद अमोनिया इफ इट्स स्टेबल?
वो नहीं करता बॉन्ड। बॉन्ड इसी सूरत में कर रहा है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो अमोनिया ने अपना लोन पेयर देके इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह हो सकता है ये AlCl3 के तो डायमराइजेशन भी शो करे। AlCl3 भी स्टेबल है, AlCl3 कैन एग्जिस्ट, लेकिन जब उसको चांस दिया जाता है तो वो डायमराइजेशन शो कर सकता है, इट कैन शो डायमराइजेशन। तो स्टेबल, हाँ ये स्टेबिलिटी को हम ज्यादातर यही बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं BF3 और AlCl3 जो हमको पता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इरिटेटिव बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं देखो कि स्टेबल है या नहीं, बाकी भी स्टेबल है, तो फिर उसके हिसाब से तुम्हें आंसर तो कभी नहीं मिलता। समर 2412 समझ में आ गया? You had to count the outer shell के electrons. In this question, it should be assumed that nitrogen behaves as an ideal gas under the conditions stated. Which volume is occupied by 1 gram of nitrogen at 50 degrees Celsius and at a pressure of 120 kilopascals? Very easy question. Let's do this together जल्दी से। PV equals to nRT लगाते हैं। Yep. So PV equals to nRT. प्रेशर की दिया हुआ है 120 किलो पास्कल, सो 120 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम हमको नहीं पता। मोल्स क्या है, वी नो वी गॉट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सो हमें 1 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इसका MR करना पड़ेगा जो 14 होता है। मोलर गैस कांस्टेंट 8.31 और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, सो इनटू 50 + 273 and we can get the volume out from over here. जी मुताहर क्या हुआ? ओह शिट, सॉरी माय बैड, ओ माय गॉड, सच अ सिली मिस्टेक। 14 ही लेंगे तो 28 लेंगे बिकॉज नाइट्रोजन इज N2 ना, so मैंने एक नाइट्रोजन का ले लिया, N2 का लोगे 28 लोगे तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन को सही करना पड़ेगा। लेट्स टेक दिस एज 28 और फिर इसको डिवाइड बाय 120 इंटू 10⁻³ करेंगे, सो वी आर गेटिंग 7.99 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, और मीटर क्यूब को हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, सो हाउ डू वी दैट? सर व्हेन डू वी टेक नाइट्रोजन एज अ 2 मॉलिक्यूल गैस? जब सिर्फ नाइट्रोजन लिखा हुआ हो तो इसका मतलब आप एज इन इट्स स्टेट ही लोगे, N2 ही लोगे, यू विल टेक इट इन N2। सिर्फ हम एज N कब लेते, जब एम्पिरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, देन ओनली यू डिवाइड बाय द AR, वरना आप नहीं करते। ठीक है जी, सो अगर नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली N2 में यूज कर रही होगी, तो आपको तभी लेना पड़ेगा, बस एम्पेरिकल फॉर्मूला में आप एज इट इज 14 लिया करते हैं, आप उसको नहीं करेंगे। अच्छा, इसको डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए हमें इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.799 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द कन्वर्जन, फिर भी करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 7.99 आ गया तो वही सिलेक्ट करना आपने, राइट। Consider the following 4 compounds. What is the order of increasing boiling point of the compounds lowest first? तो lowest किसका होगा और फिर highest किसका होगा? B, बच्चे कह रहे हैं B is the correct answer. मेरे को B है, ओके लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कौन सी किस्में कौन कौन सी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। दिस इज गोइंग टू हैव टेम्परी डाइपोल्स, दिस इज गोइंग टू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, this is going to have permanent dipoles, and this is also going to have temporary dipoles. अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाईएस्ट होगा, फिर उसके बाद परमानेंट डाइपोल होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाईएस्ट फिर परमानेंट डाइपोल, राइट। सो दीज टू आर गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर्स, बाकी दोनों तो आपके पास रॉन्ग होगा। लास्टली टेम्पररी डाइपोल्स में भी हम कैसे देखते थे, सर हाउ इज इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट्स जस्ट अ सिंगल कंपाउंड। व्हाट डू यू मीन इट्स अ सिंगल कंपाउंड बेटा? आलिया, व्हाट हैज हैपेंड? सिंगल कंपाउंड हो या ना हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप तो ये देखते हैं कि इफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू आइदर FO और N है। आलिया, क्या हो गया तुम्हें है? तुमने केमिस्ट्री पढ़ी आज से पहले? ये कैसे सवाल पूछ रही हो तुम? हाइड्रोजन जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला है, तो जाहिर बात है मैं एक की तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये कि मेरे पास ये बहुत सारे होंगे, आई विल हैव अ होल सोल्यूशन ऑफ दिस, सो मेनी ऑफ देम विल बी टुगेदर ना एक साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे आपस में। ये कैसा सवाल है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग? अच्छा, फिर टेम्पररी डायपोल्स में हम क्या करते थे, हम ये देखा करते थे किसके पास, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो उसकी टेम्पररी डायपोल स्ट्रॉन्गर होती है, या फिर जो स्ट्रक्चर ब्रांच नहीं होता उसकी टेम्पररी डायपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
सो दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। तो जाहिर बात है ब्रांच की हमको पता है, ब्रांच की टेम्पररी डायपोल फोर्सेस वीकर होती हैं बिकॉज कबाब में हड्डियां आ जाती हैं, कबाबों के बीच में आपकी हड्डी आ जाती है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 4 होगा, उसके बाद और फिर 1 होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ए गलत हो जाएगा, यानी 1 का सबसे लोएस्ट होगा, दिस विल बी द लोएस्ट एंड देन दिस विल बी द हाईएस्ट, देन दिस विल बी सेकंड हाईएस्ट एंड इस तरीके से हमारे पास ये चल रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन? चलो शाबाश, ये वाला सवाल करो। जुनैरा कह रही है आंसर सी है। मैं नहीं मानता, चलो तुम कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। चलो आप लोग वर्किंग करो, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ। लेट्स सी। ओ माय गॉड, एक दो तीन चार पाँच छ, सो 6 सी एच बॉन्ड्स प्लस 1 सी सिंगल बॉन्ड सी प्लस 2 क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड्स मेक एक दो तीन चार 4 सी एच बॉन्ड्स प्लस 2 सी एफ बॉन्ड्स प्लस 1 सी सिंगल बॉन्ड सी प्लस 2 एच एफ बॉन्ड्स। फिर हम क्या करा करते थे, फिर हम करते थे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को नेगेटिव में रख करते थे और रिएक्टेंट्स को पॉजिटिव में, बिकॉज रिएक्टेंट्स पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है एंडोथर्मिक और प्रोडक्ट्स पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एक्सोथर्मिक। सो हमारा जो डेल्टा एच होगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा रिएक्टेंट्स को एज इट इज लेंगे हम पॉजिटिव में और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी हम नेगेटिव में लेंगे। सो लेट्स डू दैट। अच्छा जी, रिएक्टेंट्स कौन कितने आ गए हमारे पास, 6 सी एच बॉन्ड, तो 6 इंटू 410, 6 इंटू 410, एक सी सिंगल बॉन्ड सी है यानी 350, दो एफ एफ बॉन्ड है, एफ एफ 158 है, तो 158, दो थे सॉरी, सो 2 इंटू 158, देन प्रोडक्ट्स को माइनस में, तो 4 टाइम्स 410, देन 2 टाइम्स सी एफ हमको निकालना है, सो एक्स को एक्स बोल लेते हैं, ये हमको निकालना है, या 2 टाइम्स सी एफ ही बोल लो, और एक सी सिंगल बॉन्ड सी यानी 350, और माइनस में लिखना था ये सब सॉरी, माइनस होगा ये, माइनस होगा 350, और जो है माइनस क्या होगा, दो एच एफ बॉन्ड में, सो -2 HF बॉन्ड्स 562, और ये डेल्टा एच किसके बराबर है, डेल्टा एच बराबर है -960 के। नाउ आई जस्ट नीड टू सॉल्व द इक्वेशन। सो -960 -6 इंटू 410 -350 -2 इंटू 158 प्लस 4 इंटू 410 प्लस 350 प्लस 2 इंटू 562 डिवाइड बाई 2। सो मेरी सी एफ, 2 टाइम्स सी एफ की बॉन्ड एनर्जी आ रही थी -972, और 8 टाइम्स सी एफ की बॉन्ड एनर्जी क्या आ जाएगी, -486 किलो जूल्स पर मोल। पता नहीं माइनस में क्यों आ रही है, why are we going to give, why are we getting minus, did I do something wrong? खैर छोड़ो, जो भी आ रही है बस पॉजिटिव में ले लो इसको। यू फॉरगॉट द नेगेटिव ऑफ सी एफ, यस थैंक्स। ठीक है जी, सो माइनस माइनस कैंसिल, और ये भी ठीक है। सो 486 किलो जूल्स पर मोल। Which equation has an enthalpy change equal to the standard enthalpy change of formation of sodium oxide? तो सोडियम ऑक्साइड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन दोबारा से सी है। हम्म, सी है, ओके लेट्स सी। सी है, इसकी बैलेंसिंग रॉन्ग है, इसकी बैलेंसिंग सही है, लेकिन
सोडियम 2 थे यहाँ पे, ये गलत हुई हुई बैलेंसिंग, और इधर भी ये नंबर गलत है, ठीक है। ये तो इन दोनों नंबर्स की गलत है, और ये वाला ये बैलेंस नहीं हुई है क्वेश्चन। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, जस्ट टू सी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, which statement about this reaction is correct? Both products are formed because oxygen atom gain electrons and the load is promotion, the oxidation of the hydrogen is decreased. What reaction oxidizing agent? Oh wow. हाँ जी, क्या जवाब है इसका? बी। ओके, ओके चलो, बी ही लग रहा है, वैसे तो बी ही होना चाहिए। नाइट्रो NO2 में NO2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कैसे होगी? वो होगी X+2 इंटू -2 equals to 0. So nitrogen is going to have an oxidation state of +4 in over here. तो यहाँ पे +4, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, ये +1, ये -2, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। HNO2 में हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारे पास हो जाएगी +1 + X +2 into -2 equals to 0. Over here X is going to work out to be +3. So this is going to work out to be a +3. और HNO3 की भी निकाल लेते हैं। HNO3 में हमारे पास क्या है? +1 होगा ये, -2 होगा ये। सो +1 फॉर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के लिए X, और 3 टाइम्स -2 इक्वल टू 0। X will equals to 3 into -2 -6, -6 + 1 is -5, उधर जाके +5 हो जाएगा। So it has gone from a state of +4 to +3 and to +5. So nitrogen has definitely undergone disproportionation. ठीक है, नाइट्रोजन हैज गॉन डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऑक्सीजन ने कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही रह रही है -2, तो कुछ भी नहीं हुआ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज, ये भी रॉन्ग है। और वाटर एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी कांट रियली से फॉर श्योर बिकॉज नाइट्रोजन रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हुआ है, तो हमें नहीं पता वाटर ने कैसे बिहेव करा है, वी डोंट नो, सो वी कैन से दिस इज आल्सो रॉन्ग। Why is A wrong? Both products are formed because oxygen atoms gain electrons. Gain electrons का मतलब क्या हो गया? Reduce हो गया ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं हुआ। ऑक्सीजन -2 -2 -2 -2, always it's -2, right? That's why A is wrong. सही है आलिया? Why D is wrong? D is wrong because देखो, water acts as an oxidizing agent. Nitrogen got reduced as well as oxidized. So what do I call water? I don't know. ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो खुद रिड्यूस होता है। क्या पानी रिड्यूस हुआ है? नहीं। ऑक्सीजन वैसा का वैसा ही है, हाइड्रोजन भी वैसा का वैसा ही है। तो पानी ने कुछ नहीं किया असल में, वाटर डिड नथिंग। खुद ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज भी किया और खुद ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी किया। तो ये एक, इसमें वाटर ने कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव नहीं किया। Oxygen या hydrogens did not even gain any electrons or did not even lose any electrons. They were neither reduced nor oxidized. ठीक है? So what kind of agent nitrogen is? We can't say ना, because reduce भी और oxidize भी हो रहा है दोनों। So हम नहीं कह सकते। Reducing agent भी oxidizing agent भी दोनों है, both of them. It's basically behaving as both, और खुद ही अपने आप को reduce और oxidize कर रहा है। So nitrogen is oxidizing and reducing its own self. So it's basically behaving as a reducing and oxidizing in both on its own self. It is behaving as both on its own self. किसी और को नहीं कर रहा, खुद ही अपने ऊपर कर रहा है। या सेल्फ एडेड। अच्छा जी। Oh no. Phosphorus reacts with sulfuric acid to produce phosphoric acid, sulfur dioxide, and water. A, B, C, D, E are all whole numbers. The equation can be balanced by using oxidation numbers. What is the value of the sum A plus B plus C plus D plus E? ठीक है जी। सो नाउ अब हमें क्या करना है? हमने रिडॉक्स बैलेंसिंग के थ्रू इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। अच्छा, ऑक्सीजन की -2 है, हाइड्रोजन की +1 है,
ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, -2। तो इसका मतलब है सल्फर और फॉस्फोरस ही रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो मुझे इन्हीं के रिस्पेक्ट से देखना होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इधर निकालते हैं सल्फर की स्टेट। व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ सल्फर ओवर हियर? +2 या 2 टाइम्स +1 प्लस x +4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। x विल इक्वल टू +6। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे आ गया सल्फर +6। फॉस्फोरस यहां पे क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? फॉस्फोरस 0 होगा, बिकॉज एलिमेंटल फॉर्म में, तो एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 0। देन H3PO4 में निकालते हैं। सो 3 टाइम्स +1 देन +x +4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। So x will equals to -8 and +5, I believe, if I am not wrong. Yeah, +5। और इधर क्या हो जाएगा? -2 इंटू 2 -4, तो ये हो जाएगा +4। तो सल्फर इज गोइंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ +6 टू +4 एंड फॉस्फोरस इज गोइंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ 0 टू +5। लेट्स सी। तो सल्फर बाबू आर गोइंग फ्रॉम +6 टू +4। अच्छा, और एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं H2SO4। एक काम करते हैं, सल्फर की टर्म में डालना है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। +6 से कहाँ जा रहे हैं भैया? भाई ये भैया जा रहे हैं +4 में। ठीक है, अच्छा। और ये आ गया हमारे पास। और फॉस्फोरस की क्या हो गई? फॉस्फोरस जा रहा है 0 से +5 की स्टेट में। बुक्स, फॉस्फोरस जा रहा है +5। अच्छा जी, तो अगर मैं +6 से +4 जा रहा हूं, तो हाउ डू आई गो फ्रॉम +6 टू +4? आई विल नीड टू एड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्लस करने पड़ेंगे। +6 -2 इक्वल्स टू 4। सो आई विल हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ताकि ये +4 बन जाए। और फॉस्फोरस के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉस्फोरस के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हमको लूज करने पड़ेंगे, राइट? 5 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल डू द बैलेंसिंग ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? सो लेट्स बैलेंस दिस। मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका मतलब क्या है कि सल्फर्स हमारे पास कितने हैं? सल्फर्स हमारे पास 5 है। सो इसका मतलब है ए कितना होगा? ए 5 होगा। एंड सिमिलरली यहां पे भी सल्फर जो +4 वाले हैं वो भी 5 है, तो ये भी 5 होगा। इसी तरह फॉस्फोरस कितने होंगे? यहाँ पे फॉस्फोरस हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही होगी बैलेंस। बाकी अब हम बाकी तमाम चीजें बैलेंसिंग इधर पानी के अंदर हम कर देंगे। सो लेट्स सी। 5 2 10 हाइड्रोजन्स, 2 3 6 हाइड्रोजन्स। तो ये कितने हो जाएंगे? ये 2 होगा आई बिलीव। कंफर्म कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। सो 4 5 20, 4 2 8, 2 5 10। तो 8 + 10 इज 18। तो यस, ये बिल्कुल 2 ही होगा। E is going to be 2 according to the balance. So we can always ignore the other elements in the compound to make half equations. Yes, dear, you can always ignore. So what's the answer? 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16. Answer is D. Any confusion in this? कौन सा क्वेश्चन है ये? 12 है। 12वां is D. Sir, why have we not added hydrogen and H2O in the equation as we had for Mn in the notes? You can add, you can also leave. No worries, कोई मसला नहीं है। ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड करना चाहो नहीं भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो ओके होता है। इवेंचुअली एंड में तुम्हारे पास आंसर वही आएगा, सही आएगा। For phosphorus, should it be -5 because it lost 5 electrons? उसके साथ मुस्तफा डायरेक्ट नहीं होगा। तुम डायरेक्ट अगर तुम उस तरह से करोगे तुम्हें बहुत परेशानी होगी। तुम करके देख सकते हो, यू कैन ट्राई डूइंग दैट एंड यू विल फाइंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टू डू दैट, because you don't know if the H2O are being balanced by this equation or are they being balanced by this equation. You can try doing it but you won't know where to put the H2O. ऊपर वाली में डालो नीचे वाली में डालो, तो तुम उधर फंसे हुए होगे बहुत देर तक। For phosphorus, should it be -5 because it lost 5 electrons? -5, -5 the oxidation state बेटा। -5 कहां पे बोल रही हो सुनहरा तुम? -5 नहीं हुआ ना बेटा, ये तो +5 हुआ ना। माइनस करना मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट हैंड साइड पे डालना। यू पुट इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर अच्छा तुम ये बोल रही हो, हाँ तुम ये लिख सकती हो कि -5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख दो और फिर उसको इवेंचुअली शिफ्ट कर दो।
ऐसे भी लिख सकती हो इफ इट सीम्स मोर अंडरस्टैंडेबल टू यू, लेकिन प्लस करके ही लिखे जाते हैं, माइनस में नहीं करके लिखे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। The volume of ammonia produced against time is measured in two experiments. N2 plus 3H2 is this, and delta H is minus 92. In experiment 1, 3 mole of hydrogen and 1 mole of nitrogen react together at 45 degrees Celsius under pressure of 200 atmospheres. A graph showing the volume of ammonia produced against time is plotted. तो वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम ऑफ अमोनिया आपकी जो एक्सपेरिमेंट 1 है वो आपको शो कर दिया गया, ये रहा। Experiment 2 is then performed. Experiment 2 differs from experiment 1 in one condition only. How does experiment 2 differ from experiment 1? So how does experiment 2 differ from experiment 1? B. Okay. D. Okay. D. Okay. Let's have a look. Okay, let's have a look how to do this question. अच्छा, so the volume of ammonia produced against time blah blah blah. सबसे पहले हमको ये बोला हुआ है कि this is the equation and we all know this reaction is exothermic. ठीक है, हम सबको पता है कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अच्छा, एक्सपेरिमेंट 1 में आपने 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाला एट 45 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, अ ग्राफ शोइंग द वॉल्यूम, आपको एक्सपेरिमेंट 1 में मिल गया कि ये इस तरीके से इसका रेट ऐसा था और आपके पास वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो प्रोड्यूस हुआ वो ये आ गया। देन दे आर आस्किंग यू हाउ डज एक्सपेरिमेंट 2 डिफर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1? एन आयरन कैटलिस्ट प्रेजेंट इन एक्सपेरिमेंट 2, if an iron catalyst was used, the rate of reaction would be quicker या faster, but the yield of ammonia won't be different. ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द यील्ड ऑफ अमोनिया, तो आपको सेम अमाउंट मिलनी चाहिए थी एज एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 2 का ग्राफ हमारे पास ये सही नहीं बन रहा है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। अब इफ यू यूज्ड अ डिफरेंट कैटलिस्ट, सो दैट मींस दिस इज रॉन्ग। 2 moles of helium gas is present in the reaction mixture in experiment 2. अच्छा, जब मैं 2 मोल ऑफ हीलियम गैस डालूंगा अंदर तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि जब अब ये कोलाइड कर रहे होंगे तो फ्यूअर सक्सेसिव कोलिजन होंगी, क्योंकि आधा टाइम तो वो हीलियम के साथ जाके कोलाइड कर रहे होंगे। तो नंबर 1 आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। नोटिस के हीलियम यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं है, तो हीलियम यहाँ पे और कुछ नहीं करेगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेसिव कोलिजन कम हो जाएंगी, यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, स्टिल आपके पास यील्ड उतनी ही आनी चाहिए थी। यील्ड शुड हैव गॉटन, यू शुड हैव गॉटन द सेम, बस वो बाद में जाके मिलेगी आपको, राइट। और जाहिर बात है, अगर वो बोल रहे हैं सिर्फ उन्हें हीलियम, वो 2 मोल ऑफ हीलियम डाले तो इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं किया, बिकॉज दे आर सेइंग वी ओनली चेंज इट इन वन कंडीशन। सो इफ दे आर एडिंग 2 मोल ऑफ हीलियम देन वी नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो। अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 मोल ऑफ हीलियम डाले हैं, प्रेशर और टेम्परेचर हम इसमें नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने बोला बस वन ही कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं। सो 2 मोल ऑफ हीलियम अगर हम ऐड करते हैं तो दैट वुड हैव ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल कोलिजन्स, सो देयरफॉर बी इज आल्सो रॉन्ग। वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करता है, यील्ड को चेंज नहीं करता। नहीं, प्रेशर हमने इंक्रीज बेटा, इसमें ये नहीं लेना, बी में ये नहीं लेना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, डोंट टेक इट एज दैट, you don't have to take it as that, because they told you we differ it by only one condition. So if they're saying we added 2 mole of helium, then they mean the temperature and pressure is same. वो ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रेशर टेम्परेचर को सेम रखा है, बस 2 मोल ऑफ हीलियम डाले, क्योंकि एक कंडीशन में उसको डिफर किया है, उसको 2 कंडीशन में डिफर नहीं किया। तो इफ दे हैव चेंज्ड and added 2 mole of helium, then that is the only change that we're going to take. We're not going to take any more changes. A pressure of 250 atmospheres is used in experiment 2. अच्छा, हमें क्या पता है? हमें पता है कि जब हमारे पास प्रेशर कितना था पहले, हमारे पास प्रेशर पहले 200 एटमॉस्फेयर था, और जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होता है? रिएक्शन प्रोसीड्स टू द साइड व्हिच हैज गॉट फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस। उस साइड ऑफ पे जाता है जहां पे आपके पास फ्यूअर मोल ऑफ गैस होता है। तो फ्यूअर मोल ऑफ गैस किधर है? लेट्स सी, हमारे पास 1 मोल इधर है, 3 मोल इधर, तो इधर टोटल 4 मोल हो गए, और इधर हमारे पास 2 मोल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते तो क्या होता? अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस होती। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए था? ग्राफ बनना चाहिए था ऐसा, हायर बनना चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड मोर। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये हमें ये बोल रहे हैं कि अमोनिया ज्यादा बननी चाहिए, जो नहीं बनी, अमोनिया कम बनी। A temperature of 600 degrees Celsius used in experiment 2, this is the correct answer. Why?
बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। सो इसका मतलब है अमोनिया की यील्ड इतनी नहीं आएगी, ज्यादा यील्ड या ज्यादा ये होंगे इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें ये नजर आ रहा है कि आपका जो है वो क्या होगा, आपके पास इक्विलिब्रियम यील्ड अमोनिया की कम आ रही है, और देखो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये होता है, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो गया, लेकिन यील्ड क्यों कम आ रही है, यील्ड इसलिए कम आ रही है बिकॉज रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, तो इक्विलिब्रियम लाइज इन द फेवर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्टर है, रेट भी हमारा इंक्रीज हुआ है, और हमारे पास NH3 की यील्ड डिक्रीज हुई। एनी कंफ्यूजन्स? ए, बहुत देर बाद आसान क्वेश्चन आया है कोई, इट्स गोइंग टू बी ए। ठीक है, इजी पीजी। आगे चलते हैं हम। 15, gas Q decomposes slowly at room temperature. The Boltzmann distribution for gas Q at room temperature is shown. Which change occurs when a catalyst is added to gas Q? Okay. The peak moves to the right of the diagram, that is wrong. क्यों? Because हम catalyst add कर रहे हैं। Peak left या right move होती है जब temperature को हम change करते हैं। So peak is not going to move. A is wrong. The number of particles with enough energy to decompose increases. Temperature is same, इसका मतलब kinetic energy भी same है, तो kinetic energy या energy आपकी नहीं, sorry, the number of particles with, मैं C पढ़ लिया था गलती से, sorry. The number of particles with enough energy to decompose increases. राइट जब मैं कैटलिस्ट को ऐड करता हूं तो क्या होता है, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इट कम्स टू ओवर हियर, वो इधर आ जाती है, दिस विल बी न्यू ईए। सो जाहिरन बात है अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा हो चुके हैं, बिकॉज एरिया इन द कर्व आफ्टर द लाइन इज मोर, सो दिस इज करेक्ट। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इनफ एनर्जी टू डिकम्पोज इंक्रीजेस। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अनरिएक्टेड पार्टिकल्स इंक्रीजेस, नो, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया हमने क्योंकि हमारा टेम्परेचर सेम है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। The value of EA decreases, this is correct, moving the vertical dotted line to the right लिखा हुआ है, तो यहां पे ये सिर्फ इसलिए गलत है बिकॉज उन्होंने राइट लिख दिया है, लेफ्ट में मूव करिए, राइट में मूव नहीं करी, तो EA की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो लेफ्ट की तरफ जाएगी, राइट की तरफ नहीं आएगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी, इजंट इट काइनेटिक एनर्जी? इट इज काइनेटिक एनर्जी, बट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करी है आलिया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अभी भी उतनी ही है, बस हमने ये चेंज किया है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो हमने कम कर दी। सो पार्टिकल्स आर स्टिल हैविंग द सेम एनर्जी, बट द रिक्वायरमेंट फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज नाउ लेसर। सो द पार्टिकल्स आर स्टिल द सेम, हैविंग द सेम एनर्जी, बस हमने रिक्वायरमेंट कम कर दी है। Only temperature change affects both Kp and Kc. Yes, Roseanne. If the curve का peak shifted, फिर kinetic energy would have increased, है ना? Yes, उसका मतलब है टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके हिसाब से जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। ठीक है, which statement is correct? So the correct answer is D. Aluminium chloride is a giant ionic? No, it's a simple covalent compound, AlCl3. कोर्स स्टडी, हमारी केस स्टडी है कोर्स की। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड? नहीं, ये तो हाइड्रोलिसिस हो गई सोडियम क्लोराइड की, दैट इज रॉन्ग। Strong covalent bond silicon chloride provided from reacting water? No, it is having simple covalent bonds, जब भी ये हाइड्रोलाइज कर जाता है। When phosphorus 5 chloride is added to either water, the resulting solution conducts electricity? Yes, when you're going to add PCl5 in water, so it is going to hydrolyze, become phosphoric acid and hydrochloric acid. Both of these are acids and they will release H plus ions and phosphate ions and chloride ions. So free moving ions will conduct electricity, acids can conduct electricity. आलिया जायंट कोवेलेंट नहीं होता, सिंपल कोवेलेंट होता है, वो एमएस गलत होगी या उसमें इनकंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, टेंशन नहीं लो। For C, does it form SiO2 and HCl? SiO2 and HCl, yes, ऐसा ही होगा। A mixture of calcium carbonate, calcium nitrate, strontium carbonate, strontium nitrate is thermally decomposed. The decomposition reaction of each substance goes to completion. Each substance is anhydrous. How many different products are formed? So how many different products are formed? A,
Isn't A less? B, C. Let's see. Calcium carbonate decomposes into calcium oxide plus CO2. कैल्शियम नाइट्रेट, मैं पूरी पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा, ठीक है, और मैं बहुत क्रूडली लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी. सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, देन स्ट्रोंशियम कार्बोनेट इक्वल्स टू स्ट्रोंशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, then strontium nitrate equals to strontium oxide plus NO2 plus O2. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 कहाँ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. सॉरी, 6 है, माय बैड. मैंने ऐसा आर गलती से गिन लिया. ऊप्स ऊप्स ऊप्स, नहीं 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 नहीं, बस 5 है, 5 है. हाँ सही है, सही है. माय बैड. एक सेकेंड, दिमाग बंद होते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता. 1, 2, 3, 4 एंड 5. CO2 हो गया, CA हो गया, SRO हो गया, NO2 हो गया, O2. हाँ 5 है, नॉट C. माय बैड, माय बैड, माय बैड. जस्ट बी. हाँ गलती से हो गया, गलती से हो गया. छुट्टी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, 8:30 तक होगी क्लास. W is a solid that reacts with water to produce an alkaline solution. The addition of 2 drops of dilute H2SO4 to this alkaline solution produces a white precipitate. What could be the identity of solid W? Very easy, जल्दी से बताओ. Easy peasy lemon squeezy. बेरियम ऑक्साइड. यस. बेरियम ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड में जब H2SO4 डालेंगे तो हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा, विच इज अ इनसॉल्यूबल सल्फेट. तो वो आपको व्हाइट पीपीटी देगा आपका. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं करता कोई खास, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन कोई खास देगा नहीं. और मैग्नीशियम का सल्फेट जो है वो सोल्यूबल होता है, तो वो व्हाइट पीपीटी नहीं देता. इसी तरह मैग्नीशियम का सल्फेट वंस अगेन वो व्हाइट पीपीटी नहीं देगा. फॉस्फोरस ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड पानी में जाके एसिडिक सॉल्यूशन देगा. इट्स नॉट गोइंग टू गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट. अच्छा जी, आगे चलते हैं. Chlorine gas is reacted with cold aqueous sodium hydroxide. Which statement is correct for this reaction? A, because chlorine is both reduced and oxidized. It's a disproportionation reaction. ये तो हम सबको वैसे भी पता है, ठीक है, तो हमें ये बाकी सब दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. 20 का बताओ. D, A. What is the answer? B. एक तो ये बच्चा, एक लाजिमन बच्चा होता है जो ऊपर से आता है, ऊपर से आके सबसे गलत जवाब जो है वो एक बच्चे को लाजमी देना होता है. अच्छा जी. Let's see. Okay. Sodium is added to water to form solution Y. सोडियम वाटर में ऐड होगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. Obviously, this is going to be an alkaline solution having a pH of approximately 12 to 14. When powdered substance X is added to solution Y, the pH falls. यानी powdered substance क्या होगा? It is going to have to be acidic. उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो अल्कलाइन सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर सके. नाउ लेट्स सी MgCl2. MgCl2 आपको याद होगा जब हम इसको पानी में डालते हैं तो स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन बनता है +6 pH 6 का, बिकॉज Mg2 प्लस आयंस cause water molecules to be polarized and release H plus ions, right? So this is having a pH of approximately 6 when it's added to water. और aluminium hydroxide, this is an amphoteric compound. हम सबको पता है कि ये वाला कंपाउंड जो है वो क्या होता है? एम्फोट्रिक होता है. So this can reduce the pH हल्का सा. This can, because एक एम्फोट्रिक और एक हल्का सा एसिडिक है. MgCl2 K2O की बात करते हैं, ये एसिडिक है हल्का सा, pH इसकी अप्रोक्सीमेटली 6 होती है, लेकिन ये अल्कलाइन है. तो K2O will not decrease the pH, it will
it might even increase the pH because K2O will cause the KOH. yes yes एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा. NaCl और AlOH3, NaCl न्यूट्रल है, इसकी pH 7 होती है तो ये कुछ भी नहीं करेगा उसको, और AlOH3 आपका एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि pH 7 आ गया. वंस अगेन ये भी pH 7 और ये जो है वो अल्कलाइन होता है. सो डी भी हमारे पास आंसर नहीं होगा. ए इज द करेक्ट आंसर. सर NaCl कैन डिक्रीज, वाई कैन इट डिक्रीज बेटा? It has less than pH 12, but pH does not decrease until unless you neutralize the alkali या neutralize the base. तो NaCl cannot neutralize the base, ठीक है, या it cannot release H plus ions. So NaCl की yes pH 7 है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल pH पे. ऐसा होगा कि NaCl डालो या ना डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. जब तक तुम अल्कली को के अंदर एसिड नहीं डालोगी या कुछ एसिडिक नहीं डालोगी तब तक उसकी पीएच डिक्रीज नहीं करेगी. ठीक है, इफ यू ऐड अ न्यूट्रल सॉल्ट इट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज द पीएच. वो सिर्फ उसमें मिल जाएगी, अल्कलाइन पीएच ही रहेगी बिकॉज अल्कली वहां पे है. जितने अल्कली के आपके पास OH माइनस के जो आयंस थे अभी भी वहीं पे उतने ही है, वो डिक्रीज नहीं हुए. NaCl डालने से सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस आयंस आ गए सोल्यूशन में. You have not increased the amount of H plus ions or decreased the amount of OH minus ions. So there will be no change in pH. Whenever you add a completely neutral substance to a solution, there is no change to pH. वो ऐसा है कि उसको ना डालो भी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसको. ठीक है, अच्छा जी. वेयर इज ऑर्गेनिक? भाई ऑर्गेनिक क्यों नहीं आ रही? ओके. The table shows statements about some of the properties of halogens and their compounds and explanation for these properties. Which row shows a correct statement about the property and a correct explanation for the statement? And which statement is correct? सर रोजैन को म्यूट कर दें, MS याद करके आ रहा है. लॉल, जो बात है. रोजैन तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज किया करो. हाँ जी. Iodine is a solid at room temperature. This is a correct statement. The II bond strength is high. This is wrong. ये नहीं होती एक्सप्लेनेशन, ये सिंपल मोलेकुलर है. इसकी एक्सप्लेनेशन कहां से आती है? इसकी एक्सप्लेनेशन आती है टेम्पररी डायपोल से, कि इसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट देयरफॉर इट हैज गॉट स्ट्रांग टेम्पररी डायपोल फोर्स. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है जी. B, the decomposition of hydrogen iodide is more endothermic than the decomposition of hydrogen chloride. हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन ज्यादा एंडोथर्मिक नहीं है. हाइड्रोजन आयोडाइड तो वैसे ही रूम टेम्परेचर पे ही ब्रेक कर जाता है. आप हॉट रॉड डालोगे बहुत ज्यादा, उसमें आपके पास पर्पल फ्यूम्स आपको नजर आते हैं. सो दिस स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. हाइड्रोजन आयोडाइड को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए, उसका बॉन्ड पहले से ही बहुत वीक है. और ये भी जो लिखी हुई ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी गलत है. When chlorine is bubbled into aqueous potassium iodide, a purple solution is seen. This is wrong. You do not see a purple solution, you see a brown solution because iodine in water is brown. Iodine only in vapor form is purple and iodine in organic solvent is purple. But in water, it is supposed to be brown. So this was supposed to be brown. So ये statement भी आपकी गलत हो गई, regardless अगर ये बात सही भी है या नहीं. When concentrated sulfuric acid is added to solid potassium iodide, a purple vapor is seen. This is correct. Iodine ions are being oxidized to iodine by the sulfuric acid. So this is D. Iodine sulfur को reduce करता है, sulfur iodine को oxidize कर रहा होगा. So the correct answer is D. सर C की एक्सप्लेनेशन सही है ना? C की एक्सप्लेनेशन तो सही है, लेकिन जो लिखा हुआ पहले वो गलत है. C की एक्सप्लेनेशन सही है. Which statement describes the property of the ammonium ion? No, I don't think so. चलो देख लेते हैं. क्लोरीन I माइनस के साथ क्या कर रहा है? उसको जो है वो I2 में तब्दील कर रहा है और खुद जो है वो 2Cl माइनस बन रहा है. ठीक है, आयनिक इक्वेशन लिखी है मैंने सिर्फ. तो क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड
and iodine is being oxidized. So yes, chlorine is a stronger oxidizing agent as it was able to oxidize iodine from -1 to 0 की state. So this explanation is correct, but the purple was wrong. ठीक है आलिया? Chlorine is oxidizing iodine, so therefore chlorine must be a stronger oxidizing agent than iodine. Which statement describes a property of the ammonium ion? Let's see. Aqueous ammonium ion is a weak Bronsted-Lowry base. That is correct. Aqueous ammonium sulfate reacts with dilute hydrochloric acid to make ammonia gas. No. ये एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस नहीं बनाता, बल्कि बेस के साथ रिएक्ट करके बनाता है. राइट? सो इफ यू वांट टू रिलीज द अमोनिया from its salt, then you need to react it with a base. अगर आपको अमोनियम सल्फेट को अंदर से अमोनिया को लिबरेट आउट करवाना है, तो you will need to use a base. ठीक है? We've done this equation in our course. So NH42SO4 reacting with NaOH. यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा Na2SO4 प्लस अमोनिया प्लस वाटर. ठीक है? विदाउट द बैलेंसिंग, ऑब्वियसली बैलेंसिंग अभी नहीं कर रहे हम. बेस इज H प्लस एक्सेप्टर. जी बेटा. ओ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, माय बैड माय बैड. मैंने अमोनिया पढ़ लिया इधर. माय बैड माय बैड. ये सही नहीं है, ये गलत हो गया. ये नहीं है, ये नहीं है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि अमोनियम आयन इज अ वीक एसिड ना. ये तो एसिड होता है, बिकॉज अमोनियम आयन रिलीजेज H प्लस. ठीक है? वो H प्लस रिलीज करता है. सो ये, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. अगर उसके बारे में कंफ्यूज थे तो वो बिल्कुल सही कह रहे हो. हाँ, NH अमोनियम आयन इज एन एसिड. और जब भी अमोनियम सल्फेट भी बेस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया रिलीज करता है, बिकॉज अमोनियम इज एसिडिक. An ammonium ion has a pyramidal shape with NHN blah 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 bond angle 107. We know that is also wrong, because इसमें 4 bonding pairs होते हैं. ये एक dative bond बनाता है हाइड्रोजन के साथ. So therefore it's a tetrahedral with 109.5. The 4 NH covalent bonds in an ammonium ion are identical to each other. Is this correct, D? This is. तो फिर तो कुछ भी सही नहीं हुआ, सब कुछ गलत हो गया. तो आप मुझे बताओ कौन सा सही होगा? फिर लोग जिसको गलत बोल रहे हो सही है. डी इज करेक्ट. ठीक है? वंस अ डेटिव बॉन्ड हैज बीन मेड, इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड. एक दफा डेटिव बॉन्ड बन गया, फिर आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कोवेलेंट बॉन्ड्स. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटिव बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड्स का हमें ऐसे नहीं पता चला कि वी वर एबल टू सी अ डेटिव बॉन्ड या मेजर अ डेटिव बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड का तब पता चला जब हमने ऑक्टेट की स्टडी और सारी चीजें देखी. तो हमारा ये अभी एक अंदाजा है कि ये करते हैं. The elements do this. ठीक है? दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन एन ऑब्जर्वेशन. जो AlCl3 डायमराइज कर रहा है, या H2O गेन करता है एक H प्लस, या जो है वो आपका अमोनिया एक H प्लस गेन करता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमने डेटिव बॉन्ड बनाया है. वी हैव नॉट सीन अ डेटिव बॉन्ड अभी तक. वी हैव नॉट बीन एबल टू डिटेक्ट अ डेटिव बॉन्ड, बिकॉज डेटिव बॉन्ड्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड. दे आर जस्ट लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड. एक दफा बन गया, पर उसका पता नहीं चलता. हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज डेटिव, ये तो आई थिंक आई टोल्ड यू गाइस दिस. एक दफा डेटिव बॉन्ड बन गया, वो कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता. इट इज जस्ट लाइक द कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है? डेटिव बॉन्ड वी हैव नॉट येट मेजर्ड. हमें नहीं पता डेटिव बॉन्ड्स हकीकी में एग्जिस्ट करते नहीं करते. बट येस, ऑल द एविडेंस पॉइंट्स टू दैट. कि जाहिर बात है, अगर दो चीजें बॉन्ड कर रही हैं और एक चीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और एक चीज के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यही हो रहा होगा, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास. सो हमने डेटिव बॉन्ड बनाया थ्रू एन एक्सप्लेनेशन. वी हैव नॉट एवर सीन अ डेटिव बॉन्ड. हमने इनफैक्ट कभी एटम्स एक्चुअली नहीं देखे हुए. हमें तो बस ये पता है एटम्स गोले होते हैं. हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हमें गोले गोले बना के दिखाते हैं. वी डोंट नो इफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर एग्जैक्टली वेयर दे आर सपोज्ड टू बी. So down the group of the halogens, the oxidizing agents get weaker. Yes, Alia. बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ऑफ करेंगे. कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर फिटेड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम्स ऑफ मेनी कार्स. गैस X causes acid rain if it is released into air, is removed from car exhaust fumes by a catalytic converter. So what could be gas X? बदुआ दूंगी. So it is going to be D, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है? बाकी कोई गैस एसिड रेन कॉज नहीं कर सकती. 24 आंसर करो. व्हाट्स द आंसर ऑफ 24?
मुझे खुद भी नहीं पता व्हाट इज द आंसर ऑफ 24, लेट्स सी। ए, ओके। हम्म। बाकियों को क्या लग रहा है? क्यों 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 क्यों? सो हमारे पास अल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अल्डिहाइड्स हैं और हैलोजन अल्केन्स हैं, ठीक है जी। तो अगर हम इनके जनरल फॉर्मूलाज देखेंगे तो अल्कोहल्स का क्या होता है? अल्कोहल का होता है CnH2n+1 OH होता है, राइट। यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने होते हैं एक्चुअली? आपके पास Cn होते हैं लेकिन हाइड्रोजन आपके पास 2n+2 होते हैं, राइट। क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो वही 2n+2 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन होगा आपके पास। सो दिस इज द मोर, मतलब एक तरीके से कह लो ज्यादा आसान। 2n+2 लिख दिया गलती से मैंने, पागल पागल हो गया मैं। क्या कर रहा हूँ मैं, ये पागल क्या पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक सेकेंड सॉरी। तो Cn हो जाएगा और फिर जो आपके पास H क्या हो जाएगा? 2n+2। H विल बी 2n+2 और एक ऑक्सीजन। अल्डिहाइड्स क्या होते हैं? अल्डिहाइड्स का फॉर्मूला होता है ऐसा करके CH3CHO करके, राइट। यानी अगर हम इससे जनरल फॉर्म में निकाले, क्या आ रहा है? Cn आ रहा है और H2n आ रहा है और O आ रहा है, राइट। इसी तरह अगर CH3CH2CHO चेक कर लो तो यही आएगा। सी तीन सी हो गए, CH3CH2CHO, 3+2 5, 5+1 6। यस, तो CnH2nO आ गया इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? लेट्स जस्ट टेक अ सिंपल CH3COOH। तो ये आ जाएगा Cn। H कितनी है? H2n है और ऑक्सीजन दो होंगे, राइट। और हैलोजन अल्केन्स क्या होते हैं? दे विल आल्सो बी CnH2n+1, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके पास एक हैलोजन होता है फिर, ठीक है, या एक्स कह लेते हैं उसको। तो इसका अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? यही रहेगा। सो वी कैन क्लियरली सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्कोहल्स में होते हैं 2n+2। यहाँ पे 2n+1 है, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे भी सिर्फ 2n है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास ए में ही है, 2n+2। अच्छा जी, आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बाकी बच्चे जवाब देंगे नहीं देंगे? सी है, वेरी गुड। सो द आंसर इज इन फैक्ट सी। एडिंग सोडियम ऑक्साइड टू वाटर गिव्स अ लोअर पीएच। नो, सोडियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे तो द पीएच दैट वी विल गेट इज गोइंग टू बी पीएच अप्रोक्सीमेटली 12 to 14। whereas if we add silicon oxide to water so it is an insoluble compound, ये डिसॉल्व ही नहीं करेगा, ये सैंड है बेसिकली। सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, so it shall have a pH of 7। this pH is higher than that, so this is wrong। The oxidation state of sodium in its chloride is higher than the oxidation state of silicon in its chloride. This is also wrong। We all know NaCl होता है तो इसमें Na प्लस होता है और सिलिकॉन अपने क्लोराइड में SiCl4 होता है, तो सिलिकॉन की क्या होगी? सिलिकॉन की +4 होगी, क्योंकि क्लोरीन की -1 होती है। The atomic radius of sodium is larger than that of silicon. That is correct because we know across the period atomic radius decreases. Nuclear charge increases, shielding remains constant, so therefore atomic radius decreases. So the atomic radius is decreasing across the period. The melting point of the chloride of sodium is lower than the melting point of the chloride of silicon. This is also wrong. Sodium chloride is giant ionic, और आपके पास जो आपका सिलिकॉन क्लोराइड है वो आपके पास सिंपल कोवेलेंट होता है, ठीक है। सो जायंट आयनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा देन योर सिंपल कोवेलेंट। Z is a gaseous hydrocarbon which has a density of this much under room conditions. Z reacts in excess of hot concentrated acidified KMnO4. Only one type of carboxylic acid is formed in this reaction. What is Z? हेक्स 3ene A, ओके। लेट्स सी। सबसे पहले तो हमें ये बोला हुआ है कि हॉट कॉन्सोनेंट KMnO4 से रिएक्ट करके सिर्फ एक टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, राइट। ओनली वन टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द कीज थ्रू विच वी विल सॉल्व। एंड देन फिर हमें डेंसिटी भी चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, डेंसिटी कैसे चेक होती है? डेंसिटी चेक होगी मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके, राइट। ठीक है, चलो उसको देखते हैं, ऊपर वाली स्टैंड को थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा, इफ आई लुक एट ब्यूट-2-ene, तो ब्यूट-2-ene को अगर मैं देखूंगा तो ब्यूट-2-ene इज CH3 C डबल बॉन्ड एंड देन C एंड देन CH3, और 1 2 3 ये CH हो जाता है, ये भी CH हो जाता है। अच्छा, जब मैं इसको KMnO4 से रिएक्ट करूंगा हॉट एसिडिफाइड, तो ये यहां से ब्रेक करेगा, ये बन जाएगा यहां से भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि वो OH था,
यानी CH था सिर्फ और सिर्फ, और यहां से भी क्या बन जाएगा, यहां से भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी दोनों साइड से ईथन डायोइक एसिड बन रहा है। ये हमारी दूसरी वाली कंडीशन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, एक ही टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। बी को चेक कर लेते हैं, बी में क्या है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटुइन, तो सी 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 सी, 2 पे भी और 3 पे भी मिथाइल है, तो 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, राइट, और आपके पास ब्यूटुइन है। सो वी कैन क्लियरली सी कि ये क्या बनेगा, ये दोनों साइड से कीटोन बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता। तो जब हम इसको रप्चर करेंगे तो हमें यहाँ पे कीटोन बनाना पड़ेगा दोनों साइड्स पे, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हेक्स 2 ईन देखेंगे और हेक्स 3 ईन देखेंगे, एंड देन उसमें से हमें चूज करना होगा कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो हेक्स 2 ईन को देख लेते हैं। हेक्स 2 ईन क्या हो जाएगा, सी 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 सी, एक सेकेंड, बहुत ज्यादा सी लगा रहा हूं, एक सेकेंड, सी 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 सी, 6 सी हो गए, और दो दो लगा दिए, दूसरे पे लगा दिया, और जस्ट की वैलेंसी कंप्लीट कर लें, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। अच्छा, ये हो गया हमारा हेक्स 2 इन। इसी को कॉपी पेस्ट जल्दी से करके इसका हेक्स 3 इन ही बना देते हैं। ठीक है, लेट्स ऑल्सो कंसिडर हेक्स 3 इन होगा ये। अच्छा, तो अब अगर हम देखें तो हेक्स 3 इन में क्या फर्क होगा, हेक्स 3 इन में बस ये फर्क होगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2 और वो हो जाएगा आपका CH। अच्छा, अगर मैं हेक्स 2 इन को तोड़ूंगा तो क्या होगा, हेक्स 2 इन टूटने के बाद यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड और वहां से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, right? But what is the problem? These are two different kinds of carboxylic acid. One is 1 2 3 4 butanoic acid, one is ethanoic acid. So this is also therefore going to be wrong. और डी वाले में अगर हम देखेंगे तो डी वाले में तीनों दोनों तरफ से हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड ही बनेगा, राइट। सो वी हैव नैरोड डाउन, या तो हमारे पास ए है या तो हमारे पास डी होगा, राइट। अब हमने ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड मुझे डेंसिटी 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देगा। अच्छा, नाउ हाउ डू वी सी दिस। ऐसा करते हैं कि हम सबको ये पता है कि जो रूम कंडीशंस पे 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो 24,000 होता है, राइट। तो एक काम हम ये कर लेते हैं कि अगर हम इन दोनों के 24,000 cm³ लेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम कितना लेना चाह रहे हैं, हम बेसिकली 1 मोल लेना चाह रहे हैं दोनों का। और 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास होता है इक्वल टू mr इन ग्राम्स, यही होता है। आई विल टेक 24,000 cm³, दिस इज जस्ट वन अप्रोच, इसको और भी तरीकों से कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं ये करूंगा कि मैं 24,000 cm³ लूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा मास कितना आ रहा है, और मुझे पता है कि 24,000 cm³ में 1 मोल होता है गैसियस का, गैस का। तो उसके हिसाब से मैं देख लूंगा क्या ये जो मास मेरे पास डेंसिटी वाले फॉर्मूला से आ रहा है और जो मेरा mr आ रहा है इन ग्राम्स, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर सेम आ गए तो इसका मतलब आंसर सही है, अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आंसर गलत है। सो लेट्स टेक डेंसिटी, हम सबको पता है मास ओवर वॉल्यूम होती है, और हम मास निकाल लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग डेंसिटी बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज गिवन टू यू एज 3.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 24,000 कर ले, तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, 3.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 24,000। सो आई एम गेटिंग अ मास ऑफ 84 ग्राम्स। यही क्या होना चाहिए, यही मेरा होना चाहिए है mr। दिस थिंग ही शुड बी माई mr, बिकॉज अगर मैं 24,000 cm³ लिए तो इसका मतलब 1 मोल लिया है, 1 मोल का मास उसके mr जितना ही होता है। सो अब हम दोनों के mr कैलकुलेट करके देख लेते हैं किसका mr 84 आ रहा है। सो आई बिलीव इसका आएगा 12 24 36 48, नहीं इसका नहीं आएगा, इसका mr हमारे पास आ जाएगा 48 + 3 प्लस, और हमने हाइड्रोकार्बन का कैलकुलेट करना है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं निकाल देना। तो 1 + 1 + 3, इसका आ रहा है mr 56, और इसका जो mr आ रहा है हमारे पास वो आ जाएगा 12 × 6 72 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1 84। तो ये हमारे पास 84 आ रहा है हेक्स 3 इन का, ठीक है, हेक्स 3 इन का mr निकाला मैंने, हेक्स 3 इन का mr हमारे पास 84 आ रहा है, और ब्यूट 2 इन का mr मेरे पास जो आ रहा है वो
56 आ रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दैट द करेक्ट आंसर शुड बी डी। ये नहीं आया समझ। अच्छा देखो, मैंने जो है ना करा क्या है यहाँ पे, मुझे ये दिया हुआ है कि डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी। ठीक है, अब ये किसी ना किसी मकसद की वजह से ही दी हुई होगी, जाहिर बात है मुझे नजर आ रहा है ए और डी के बीच में अब इस कंडीशन की बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो मुझे डेंसिटी को लेके ही कुछ करना है। अब बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका ये मैंने जो भी किया है वो मैं दोबारा से भी करता हूँ, फिर और भी चीजें सोचते हैं, हो सकता है आप लोग कुछ और बेटर सोच सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई देखो, मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास एक गैस होती है और अगर मैं उसका 24,000 सीएम क्यूब ले लूं तो वो उसका 1 मोल होता है बेसिकली। 1 मोल ऑक्यूपाइज 24,000 सीएम क्यूब एट आरटीडी, आई नो दैट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस डेंसिटी के साथ 24,000 सीएम क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये मुझे मिल जाए कि 24,000 सीएम क्यूब में इसका मास कितना आता है, हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन 24,000 सीएम क्यूब। अब मुझे पता है ये मास किसका होगा, ये 1 मोल का मास होगा। और 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास उसका एमआर ही होता है ग्राम्स में। या इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि तुम्हें पता है मोल मेरे पास 1 होना चाहिए, मास तुम्हें पता चल गया तुम्हारा 84 ग्राम्स है, और एमआर तुम निकाल लो, तो तुम बेसिकली 1 मोल इक्वल्स टू मास अपॉन एमआर यार। सो एमआर सब्जेक्ट बन जाएगा, एमआर बन जाएगा इक्वल टू मास। सो फ्रॉम हियर आई नो कि ये जो भी मेरे पास 84 ग्राम्स आया है 24,000 सीएम क्यूब में, दिस मस्ट बी द एमआर ऑफ दैट कंपाउंड। सो मैंने फिर जो है वो दोनों के एमआर कैलकुलेट करे और देख लिया कौन सा वाला मेरे एमआर को करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, एक तरीका इसका ये हो गया, और किसी को कोई और तरीका समझ में आ रहा है? एनी अदर वे यू कैन थिंक ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन? You can also do it if you don't assume, you don't take the mass, you don't take the volume to be 24,000 cm cube. ठीक है नी? You can say, let's say 1 cm cube and take 3.5 into 10 power minus 3 grams. आप ये ले लो कि 1 cm cube में मुझे जो मास मिलता है वो 3.5 into 10 power minus 3 grams मिलता है। ठीक है, और फिर आप 1/24,000 करके मोल्स निकाल लो कितने आ रहे, और आप सिमिलरली इसको भी, इस मास को भी, यानी इस मास से भी आप मोल्स निकाल लो कि आप मास डिवाइडेड बाय एमआर कर लो ऑफ कंपाउंड, और देख लो दोनों आंसर्स के मोल्स बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप 24,000 लो, ये तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लगा उस तरीके से आसान है। तो आप ऐसे भी, आप 1 सीएम क्यूब ले, आप उसके ग्राम के हिसाब से आप ये निकालने उसके मोल्स कितने आने चाहिए थे, और सिमिलरली वॉल्यूम के हिसाब से भी निकालना उसके मोल्स कितने आने चाहिए। जब दोनों आंसर आपके सेम आएंगे तो आप कहेंगे ये वाला आंसर ठीक है। एमआर तो आप सबका ही निकाल सकते हैं, वो तो सबको ही पता है, ब्यूटीन का एमआर कैसे निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा, तो वो तो हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वी कैन वर्क आउट द एमआर ऑन आवर ओन, डिवाइड द मास बाय द एमआर, एंड अगर हम 1 सीएम क्यूब ले रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 24,000 कर दो, मोल्स निकाल लो और मोल्स को कंपेयर कर लो। यप, यू कैन यूज यूनिटरी मैथमेटिक्स। सही है, क्लियर हो गया अब सवाल, अब सबको कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा जी, compound X can be oxidized to compound Y. Compound Y gives a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine. What is compound X? होगा definitely, ठीक है, because this is the one that is going to give us a ketone. ये हमको क्या देगा, ये हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है और अल्डिहाइड भी देता है, लेकिन हम ये अज्यूम करें कि इसको स्टॉप नहीं किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाएगा। मिथाइल प्रोपनमनोल बोल रहे हैं, तो मिथाइल प्रोपनमनोल क्या हो जाएगा, ये भी मेरे ख्याल से कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, है ना? अच्छा बाय द वे, कार्बोक्सिलिक कैसे कह रहा हूँ, 1 डिग्री है ये 2 डिग्री है, ये भी मेरे ख्याल से 1 डिग्री होगा, और ये वाला 3 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, डज नॉट ऑक्सीडाइज। मुझे कैसे पता ये 3 डिग्री है, बिकॉज लिखा हुआ है मिथाइल 1 2 3। ठीक है जी, मिथाइल किस पे होगा, 1 पे तो मिथाइल बोलना बेवकूफी होती है, वो उसकी पूरी ब्रांच में अलग है। 3 भी मिथाइल बोलूंगा तो उसी ब्रांच का ही पार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल की बातें हो रही है, तो एक 2 ऑल भी है और 2 मिथाइल भी है, तो ये टर्शरी होगा, ये प्राइमरी है, 1 पे ऑल है। ये आपके पास जो है वो कीटोन, ये आपके पास 2 डिग्री और आपके पास 1 डिग्री। सो द 2 डिग्री alcohol will convert into a ketone and that will give you an alkaline। ओ अच्छा, हमने अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ देखना है, बस कंफर्म कर लेते हैं। ब्यूटन टू ऑल ब्यूटानोन बनेगा, ब्यूटानोन 2 सेकेंडरी मिथाइल कीटोन होता है, सॉरी मिथाइल कीटोन होता है, लेट्स जस्ट सी।
तो सी 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 एंड यप ब्यूटानोन इज अ सेकेंडरी मिथाइल कीटोन, तो सही है। तो सेकेंडरी मिथाइल कीटोन, सॉरी जस्ट अ मिथाइल कीटोन, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है ठीक है, और बाकी कुछ चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास हमने कौन कौन से करे हैं अभी, 24 से शुरू किया था ना हमने, 24 25 26, 24A 25C 26D 27B, ACDB, ACDB, ठीक है, वेरी गुड। ओके आगे चलते हैं। Aqueous NaOH reacts with 1 bromopropane to give propan 1-ol. What should be included in a diagram of the first step in the mechanism? कौन सा है हमारे पास, 1 डिग्री हैलोजन केन है, राइट, वीव गॉट अ 1 डिग्री हैलोजेनो। 1 डिग्री हैलोजेनो कौन सा वाला देता है हमको, इट गिव्स अस दी SN2 वाला मैकेनिज्म, राइट, इट विल गिव अस दी SN2 वाला मैकेनिज्म। और इसमें क्या होता था, इसमें आपके पास क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, तो व्हाट वुड हैपन इज दैट द OH वुड अटैक एंड साइमल्टेनियसली द ब्रोमीन वुड आल्सो लीव। OH भी अटैक करेगा और ब्रोमीन भी लीव करेगा साथ में। तो अब अगर हम देखें, a curly arrow from the lone pair on the OH minus to the carbon delta plus, this is correct. A curly arrow from the carbon delta plus atom to the OH minus, that is wrong. OH minus attack करता, carbon attack नहीं करता। A curly arrow from the CBr bond to the C atom, no, CBr bond to the Br atom, Br लेके जाता है electrons, carbon नहीं लेके जाता है electrons, so this is also wrong. The homolytic fission of the CBr bond, homolytically fizz तो होता ही नहीं है, heterolytically होता है, ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाता है। तो इवन इफ यू डिड नॉट नो कि ये SN2 है, SN1 है, अब बाकी सारे आंसर्स आप वैसे भी देख के आप क्या पढ़ सकते हो कि सारे गलत ही लिखे, दीज आर ऑल रॉन्ग, ये तो होता ही नहीं कभी भी। ठीक है, ना जो है वो कार्बन OH माइनस को अटैक करता है, ना जो है वो कार्बन हम तोड़ के कार्बन को देते हैं जब ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ना ही हाइड्रो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होती है। सो चाहे SN1 हो या SN2 हो, तीनों वैसी भी गलत है। So A is the answer. In which reaction is the organic compound oxidized? A. It's going to be aldehyde plus Tollens reagent, right? Aldehydes get oxidized. Tollens reagent is an oxidizing agent. तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कर देगा। ये रिडक्शन हो जाएगी, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, ये पता है ना सबको डिहाइड्रेशन होती है। यू कैन आइदर डिहाइड्रेट एन अल्कोहल विद क्या कहते हैं H2SO4 या Al2O3 या फिर H3PO4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी तो सारे रॉन्ग हो गए। आगे चलते हैं हम। 1 mole of each of the following 4 compounds is reacted separately with an excess of sodium and excess of sodium carbonate. Which compound produces the same volume of gas with each of the 2 reagents? तो दोनों reagents के साथ उसने same volume of gas बनाना है। तो what is the answer going to be? क्वेश्चन थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, लेकिन करने में बहुत आसान है, वेरी इजी टू डू। नहीं जैनब, यस, वेरी गुड। हाँ जी, तो सोडियम के साथ कौन कौन रिएक्ट करते हैं, सोडियम के साथ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है, राइट नाउ। अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि दोनों टाइम में मुझे सेम अमाउंट ऑफ गैस मिलनी चाहिए, यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो दोनों दफा रिएक्ट करे और दोनों दफा रिएक्ट करके उतनी ही गैस रिलीज करे। अगर हम ए को देखेंगे तो ए में वो सोडियम के साथ तो रिएक्ट करेगा, उसके साथ तो रिलीज करेगा हाइड्रोजन, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ रिलीज नहीं करेगा, बिकॉज यहां पे दोनों के दोनों अल्कोहल है। सो दिस इज रॉन्ग। बी को देखो, इसमें एक अल्कोहल है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, विल रिलीज दीज टू हाइड्रोजन्स, बट व्हेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो सेम अमाउंट तो रिलीज नहीं हो रही, डिफरेंट हो रही है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ये वाला देखो, इसमें एक अल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है, अल्कोहल पहले वाले में रिएक्ट करेगा दूसरे वाले में रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी गलत हो गया। डी देखो, दोनों जगह कार्बोक्सिलिक है, वो सोडियम के साथ भी रिएक्ट करके ये दोनों हाइड्रोजन लूज करेगा और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके भी ये दोनों हाइड्रोजन लूज कर देगा। सो इन बोथ केसेस बोथ द हाइड्रोजन विल बी गेटिंग लॉस्ट, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। सर लेकिन when it reacts with sodium carbonate it releases CO2 too.
मोल ऑफ, ये भी है, 1 mole of each of the following four compound is reacted separately with an excess of sodium and excess of which compound produces same volume of gas with each of the two reagents. हाँ सही बोल रहे हो तुम। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, दिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। लेट मी सी दिस आंसर, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, इट्स गोइंग टू बी, नहीं रहा, लेकिन आंसर में तो डी लिखा हुआ है। दैट इज रियली गुड ऑब्जर्वेशन, मेरे ख्याल से आंसर बी होना चाहिए था। हाँ, it should have been B. You are correct. That was a very clever observation. लेकिन we're just going to go with that. बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, आई लाइक इट। हाँ, आंसर में मार्क्स की में डी लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, जैनब ने कहा कि बेसिकली आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करेगा, राइट? सो दिस डी इज गोइंग टू बी रॉन्ग देन ना। डी तो फिर रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि पहली वाली केस में सिर्फ वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, दूसरी वाली केस में वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिलीज करेगा, है ना? तो वो तो ज्यादा रिलीज करेगा गैस, लेकिन मार्क्स ये आंसर डी लिखा हुआ है। दे सेड सेम वॉल्यूम ऑफ गैस ना। हाँ तो लेकिन जाहिरन बात है ना, जो पहले वाला था उसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होंगे सोडियम के साथ, है ना? दूसरे वाले में हाइड्रोजन रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो वॉल्यूम तो सेम नहीं हुआ गैसेस का। अगर ऐसा एतबार से देखिए हम, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। दूसरे वाले में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होगा, पहले वाले में सिर्फ हाइड्रोजन होगा। वैसे आंसर बी होना चाहिए, अगर एक रिलीज होता है ना तो आंसर बी होना चाहिए। अरे हाँ, अरे तो हाँ, मुझे भी फालतू में कंफ्यूज कर रही हो बावरी। मैं तो H2H2 ले रहा हूँ, हाँ मैं बैड नहीं, डी है आंसर, सही है सही है सही है सही है सही है, डी है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा ना, सिर्फ कार्बन, वो तो दूसरा तो वाटर होता है, हाइड्रोजन नहीं होता। मैं तो मेरे से भी गलती हो गई। तो इस वाले में एक दफा हाइड्रोजन रिलीज होगा और दूसरी दफा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, बस सही है, नहीं सही है, डी है करेक्ट। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, मैं भी H2H लेके चल चल 31 वाला करो। स्याही वालों को फालतू में गालियां दे दी हमने। Warming with acidified KMnO4, warming with acidified K2Cr2O7, dehydration followed by reaction with Br2, mild oxidation followed by reaction with filling reagent। कौन सा वाला होगा? डी होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि प्रोपन 1 ऑल विल बी ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड एंड प्रोपन 2 ऑल विल बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन, तो फेलिंग रिंग सिर्फ अल्डिहाइड देगा आपको रिएक्शन, ठीक है? वार्मिंग विद एसिडिफाइड केमिनोफोर, बोथ आर गोइंग टू डीकलराइज, ये अल्डिहाइड बन जाएगा, वो ये कार्बोक्सिल रिएक्शन बन जाएगा, वो कीटोन बन जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग। वार्मिंग विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, दोनों डीकलराइज कर देंगे, ये अल्डी ये कार्बोक्सिल रिएक्शन बन जाएगा, वो कीटोन, तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा हमको। डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय रिएक्शन विद ब्रोमीन, तो डिहाइड्रेशन करोगे दोनों के दोनों अल्कीन्स बन जाएंगे, ब्रोमीन ऐड करोगे तो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा। वंस अगेन द सेम ऑब्जर्वेशंस, सो नॉट करेक्ट, डी वाला ही करेक्ट होगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन करें फिर फेलिंग रेंज से चेक कर लें, ठीक है? अच्छा, और कुछ समझ में आ रहा है? कोई ऐसा रिएजेंट बताओ जो इन दोनों को विदाउट, यानी एक ही स्टेप में आइडेंटिफाई कर ले, दो स्टेप में नहीं करना पड़े इनको। Can you identify a reagent that can differentiate both of them in one step and one step alone? Acid alkaline iodine, वेरी गुड। सो आपके पास जो है, अगर अल्कलाइन आयोडीन होता तो वो तो इनको एक ही स्टेप में ही डिफरेंशिएट कर लेता, ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है, और वो जो है वो क्या है, वो प्राइमरी अल्कोहल है। सो वो तो एक ही स्टेप में डिफरेंशिएट कर लेता है यहाँ पे इन दोनों को। यस, अच्छा जी। Compound T has the skeletal formula shown. Which structure is a structural isomer of compound T? You think D, Neil thinks B, Ariba thinks D. I think what the MS is saying. ठीक है, I know the answer.
आई थिंक ए, आई थिंक सी, आई थिंक डी। ओके जी, लेट्स थिंक केयरफुली। सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप नंबर ऑफ कार्बन चेक करने के, नंबर ऑफ कार्बन सेम है कि नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर में हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। This cannot be a structural isomer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सी भी नहीं हो सकता बिकॉज उसमें कार्बन ज्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अब हमने ए और डी में से चूज करना है, हमने ऑप्शंस हमने अपने कम कर ली। अच्छा, अब ए और डी में से चूज करने के लिए क्या है, लेट्स रिमूव दिस गंदगी एंड लेट्स सी इट मोर केयरफुली। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा हूं 10 कार्बन है, यहाँ पे भी 10 कार्बन हैं, यहाँ पे भी 10 कार्बन। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सी दिस, आपने ये देखना है कि सिमिलर तो नहीं हो गया कोई यहाँ पे। इज कंपाउंड सिमिलर टू दिस और सिमिलर टू दिस। यहाँ पे एक है जिससे कंपाउंड बिल्कुल वैसे ही बना, में कोई स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है। लेट्स सी, ये देखो, अगर तुम देखो तुम्हारे पास जो एक टर्मिनल कार्बन है उस पे दो मिथाइल की ब्रांचेस है, राइट, कैन यू सी दैट। ये वाला कार्बन बेसिकली ये रहा, इस पे दो मिथाइल की ब्रांचेस है। एंड देन उसके फौरन बाद वाला जो कार्बन है उस पे एक मिथाइल की ब्रांच है, उसके फौरन बाद वाला जो कार्बन है उस पे मिथाइल की ब्रांच है। एंड देन ये डंडियां छोड़ के, दो डंडियां छोड़ के एक और मिथाइल की ब्रांच, दो डंडियां छोड़ के एक और मिथाइल की ब्रांच। सो दिस इज एक्चुअली सेम एज टी। इसमें और कोई टी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बने हुए, बस एक थोड़ा टेढ़ा करके बना हुआ। इसमें बस चीज ये डिफरेंट की है यहाँ पे कि ये चीज यहां ले आए और ये चीज वहां भेज दी, बस और कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब बस डंडियां फ्लिप कर दी है वो वाली। सो दिस इज नॉट डिफरेंट टू दैट। डिफरेंट है तो डी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, कैसे पता चल रहा है, बिकॉज तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारे पास एक मिथाइल की ब्रांच इस पे थी। अगर मैं नंबरिंग यहां से करना शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6। सो आई हैव गॉट अ मिथाइल ब्रांच ऑन 4, ऑन 2 एंड ऑन 1। 1 पे तो, बल्कि 1 पे नहीं, सॉरी ये गलत हो गई, इसको ऐसे कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पे मिथाइल की ब्रांच है, 3 पे मिथाइल की ब्रांच है और 5 पे मिथाइल की ब्रांच। सिमिलरली आप यहां पे भी चेक कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7। 5 पे मिथाइल की ब्रांच, 3 पे मिथाइल की ब्रांच, 2 पे मिथाइल की ब्रांच। ठीक है, डी को चेक करोगे, डी में ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे ही आपके पास किस चीज की ब्रांच है, कोई वाहियात ब्रांच है। इट्स कंप्लीटली सम न्यू काइंड ऑफ ब्रांच। सो इट इज अ हाफ स्टिक मैन विदाउट सर एंड विदाउट लेग्स। तो ये डी है हमारा जो डिफरेंट है टू टी, इट इज नॉट द सेम एज। सो वी आर गोइंग टू से डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको। कोएंजाइम आ गया भाई आपके पास, बायोलॉजी भी आ गई केमिस्ट्री में। The diagram shows the simplified structure of a coenzyme Q10. Which row describes the structure of coenzyme Q10 correctly? The coenzyme is ABCD or number of pi bonds in the molecule. Oh my God. How are you going to do this question? Is it an aldehyde या कीटोन? पहले तो ये बता दो, कीटोन लग रहा है अल्डिहाइड लग रहा है? कीटोन है डेफिनेटली। ये तो हम आराम से देख के बता सकते हैं कि ये आपके पास कीटोन है, बिकॉज ये देखो, ये वाला कीटोन है, ये वाला भी कीटोन है। ये कौन से फंक्शन ग्रुप है पता नहीं, और बाकी सारे अल्कीन है, राइट। दिस फंक्शन ग्रुप वी हैव नॉट स्टडीड, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो हमें ये तो पता है कीटोन कीटोन है। अब हमने देखना है पाई बॉन्ड कितने हैं, ये भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेट्स सी, वी नो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो हर डबल बॉन्ड में यहाँ पे एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, दूसरा वाला सिग्मा होगा। और यहां पे क्या है, यहां पे भी ऑब्वियसली एक पाई बॉन्ड होगा। तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स इन दिस, जाहिर बात है अगर ये n दफा रिपीट होगा तो यहां पे इन टोटल हमारे पास n पाई बॉन्ड्स होंगे, और मुझे बाकी 1 2 3 4 इसमें ऐड करने पड़ जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल, n + 4
pi bonds. So that is going to be my answer. ठीक है, 34 करो. The molecule of limonene contains a six-membered ring. This is the only cyclic component in its structure. Which volume of hydrogen at room conditions is required to react completely with a C double bond C double bonds in 1 mole of limonene? Oh my god. Oh my god. ओहो, चलो, गिव अप अ लॉन्ग टाइम अगो. चलो कोई बात नहीं, लेट्स जो है वो स्टार्ट सॉल्व. अच्छा हमें पता है C10H16 है. उनने बोला हुआ है कि उसमें 6 मेंबर की एक रिंग है. ठीक है, तो 6 मेंबर की रिंग बना लें. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 मेंबर की रिंग तो सबको पता है ना, हेक्सागोन बन जाता है. तो थोड़ा सा अपने लिए खोल के बना लें. एक हेक्सागोन बना लें और उसमें जो है वो हमने कार्बन ऐड कर देंगे. सो कार्बन 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 कार्बन. तो ये आ गई आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग. दिस इज द ओनली साइक्लिक कंपोनेंट इन इट स्ट्रक्चर. और बाकी जो 4 कार्बन होंगे वो कहीं ना कहीं यहीं पे ही होंगे. ठीक है, तो 1 2 3 4 आ गए. मैं बाकी 4 जो है वो यूं बना रहा हूं. एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, अब हमें क्या पता है, मुझे जो है वो 16 हाइड्रोजन डालने हैं पे. आई नीड टू पुट 16 हाइड्रोजन. लेट्स स्टार्ट पुटिंग द 16 हाइड्रोजन. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. कितने हो गए अब? 2 2 4 4 2 6. 6 2 कितने हो गए? 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 1 11 हो गए. 1 2 13 हो गए. 1 2 कितने हो गए? 15 हो गए. एक हाइड्रोजन डाल सकता हूं और मजीद, बाकी में और जगह जो है वो हाइड्रोजन नहीं डाल सकता. राइट, सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? आई थिंक I need to put in some double bonds, definitely. So I'll put a double bond over here. इस पे से एक हाइड्रोजन कम करता हूं ताकि अब सिर्फ 14 हाइड्रोजन हो जाए. इस पे एक हाइड्रोजन लगाता हूं ताकि 15 हो. और बल्कि इधर भी डबल बॉन्ड लगा लेते हैं. एक काम करते हैं, इधर भी लगाते हैं ताकि यहां से भी खत्म हो और ये CH2 हो जाए. यानी मुझे 2 डबल बॉन्ड चाहिए होंगे मर के भी. कहीं भी लगा लें, मर्जी आपकी, पूरे स्ट्रक्चर में आप कहीं भी लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमें ऐसी गैसी मारना है. सो चाहे जो भी करना, हमें 2 डबल बॉन्ड मारने पड़ेंगे. चाहे आप यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर में मारें, चाहे आप यहाँ पे डबल ये लॉन्ग चेन के अंदर मार दें. जहां भी मारेंगे आपको 2 डबल बॉन्ड चाहिए होंगे, वरना आप C10H16 का फॉर्मूला नहीं बना सकते. वरना आपके हाइड्रोजन ऑफ आएंगे हमेशा. सो आई हैव मेड 2 डबल बॉन्ड्स. अब क्या बोला हुआ है? Which volume of hydrogen at room conditions is required to completely react the C double bond C in 1 mole of limonene? So we know that इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐड होगा और इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐड होगा. राइट, सो सिंस देयर आर 2 C double bond C, they will require 2 moles of hydrogen gas. Right, and 2 moles of hydrogen gas at RTB कितना लेगी? It will take 2 into 24 dm cube, which is going to be 48 dm cube. So C is going to be your answer. सही है. और आप इसमें करके देख सकते हैं. आपने फॉर एग्जांपल अगर शुरू में डबल बॉन्ड नहीं डाला तो आप हाइड्रोजन देखेंगे आपके ज्यादा आ रहे होंगे. डबल बॉन्ड डालोगे एक, तब भी हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे होंगे. दूसरा डबल बॉन्ड डालोगे तो फिर हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे हर जगह. लेकिन प्रॉपर्ली करना, देख के जब डबल बॉन्ड डाल रहे हो तो हाइड्रोजन हटा देना और प्रॉपर्ली इसकी वैलेंसी बैलेंस कर देना. तो ये आ गया आपका C10H16. अच्छा, एंड जस्ट एज प्रूफ, मुझे नहीं पता था कि इसका लिमोनिन का फॉर्मूला क्या होता है. मैंने अभी सर्च भी किया था. तो लिमोनिन इज एक्चुअली लाइक दिस. ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर, यू डू नॉट नीड टू नो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ लिमोनिन. All that mattered was in this question you should know that it should get 2 double bonds. तो बस 2 डबल बॉन्ड है. लिमोनिन का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड किसी भी तरह करके तुम लोगों ने बनाए थे और उसके हिसाब से आगे करना था. सही है, क्लियर हो गया सबको? हम केमिस्ट्री का पेपर इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं? 1 bromopropane reacts with hot ethanolic NaOH. What is the molecular formula of the product in this reaction? 1 bromopropane reacts with hot ethanolic NaOH. What is the molecular formula of the product of this reaction? बकवास सवाल. एलिमिनेशन है तो अल्कीन बन जाएगा. अल्कीन का फॉर्मूला ये रहा, ए. राइट,
लाइक वी डोंट इवन नीड टू थिंक अबाउट दैट, ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, ठीक है, लेट्स लीव द ऑक्सीजन वन। अ सैंपल ऑफ पेंटीन फॉर ऑल, ठीक है जी, contains all the possible stereoisomers of this compound. How many stereoisomers are there in the sample? चलो शाबाश। पेंटीन, पेंट टू इन फॉर ऑल के सारे स्टीरियोआइसोमर्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ स्टीरियोआइसोमर्स लेनी है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं देखनी। तो करो जल्दी से और मुझे बताओ कितने स्टीरियोआइसोमर्स आएंगे। क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या फॉर्मूला था? 2 to the power n। इफ यू हैव गॉट n chiral centers या फिर n double bonds, then the isomers will be 2 to the power n। सी आ रहा है, लेट सी, पेंट टू इन फॉर ऑल। तो भाई पेंटीन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सी 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 सी, 5 सी है, 2 पे इन है, 4 पे ऑल है, 1 2 4 पे ऑल, एक सॉरी 1 2 3 4, 4 पे ऑल हो गया और दूसरे पे डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने देखना है इसमें कितने जो है वो हमारे पास साइड्स हैं जहां पे डबल बॉन्ड यानी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है और कहां कितने हमारे पास काइरल सेंटर्स। इसके अक्रॉस सिस ट्रांस अवेलेबल होगी, होगी बिल्कुल होगी, ठीक है ना। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस सिस ट्रांस, ये भी हो गया और ये कायरल भी लग रहा है मुझको, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कायरल। सो देयरफॉर अभी हमारे पास दो ऐसी जगह हैं जहां से हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कर सकते हैं। सो देयरफॉर 2 की पावर 2 विल इक्वल टू 4। सो टोटल आइसोमर्स हमारे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। 36 का आंसर सी है। 37 करो। सर बट हाउ विल वी नो इफ वी गेट अ सिमिलर स्टीरियो आइसोमर? क्या मतलब बेटा? डियर ये फॉर्मूला है ना 2 to the power 2, अगर तुम्हारे पास n साइड्स है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तुम 2 की पावर n कर दोगे उसको, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे सिमिलर होगा तो हम आप इसमें बात करेंगे। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है ना तो हम बात करेंगे, लेकिन दुआ करो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन ना मिले और तुम्हारे पेपर में भी नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ख्वारी वाले होते हैं पेपर। सर व्हाट अबाउट वो नोट्स में यू रिटन के नॉट ऑलवेज? हाँ, वो नॉट ऑलवेज वाली कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती हैं, तो वो मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा तो नजर आएंगी, ऐसी नहीं, मुझे ऐसी रटी भी नहीं है वो, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी। सी, लेट सी। अच्छा जी, तो अगर हम इधर करेंगे एच बी आर तो हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन विद मोर हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकल जाएगा। सो क्या इसमें हमारे पास कायरल बना? नहीं। इस कार्बन पे इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, तो कायरल नहीं बना। उल्टा करके भी देख लेते हैं, यहाँ पे H लगाते और यहाँ पे ब्रोमीन, तो क्या कायरल बना? नहीं, CH2 हो गया, तो कायरल नहीं हुआ, राइट। सो दिस इज नॉट गिविंग मी अ कायरल, यही रहने देता हूँ, दिस इज नॉट गिविंग मी कायरल। CH3 2 C डबल बॉन्ड हो NaBH4, इसको देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, NaBH4 जब इसको रिड्यूस करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होता है? OH करूंगा, 1 2 3 4 कर दूंगा, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्या ये कायरल है? नो, दो जगह CH3 आ रहा है, रॉन्ग। CH3 CH2 CHO HCN, ठीक है, लेट्स डू दैट। हाउ डू वी नो? बेटा यू यूज इट, ठीक है ना, यू ऑलवेज यूज इट। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी परेशान नहीं हो, आप हमेशा यूज करो। ये भी कायरल नहीं होगा, ओ नो। सी 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 डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। HCN ऐड करूंगा तो क्या होगा? इधर से ये तोड़ना पड़ेगा, इसको OH करना पड़ेगा और इधर जो है वो साइनाइड ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो कायरल आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी कायरल, सो सी हमारा आंसर होगा। और जो है वो डी, लेट सी डी। डी क्या है? डी तो एस्टर बन रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी कायरल। CH3 COO CH2 CH3, इट इज नॉट कायरल, ठीक है जी, बिकॉज CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड है, तो ये कायरल नहीं है। द होल ऑफ इट इज नॉट कायरल, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर इज सी।
The diagram show the structure of the two esters X and Y that are formed in ripening apples. एक एस्टर X है, एक एस्टर Y है. Which carboxylic acids are formed when these esters are hydrolyzed by H2SO4? तो आपने carboxylic acids बताने हैं दोनों केसेस में. What is the rest of the people saying? Rest of the people also saying B, doing cheating. So पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारे पास ये हो जाएगा, ये तो डेफिनेटली इथेनोइक एसिड ही है. और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, यानी 1 2 3 4, या बल्कि उधर से शुरू करते हैं. 1 2 3 4. तो सेकंड वाले पे हमारे पास मीथाइल की ब्रांच होनी चाहिए, या जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से पहले मीथाइल की ब्रांच होनी चाहिए. सो दिस एंड दिस, बी इज करेक्ट. ठीक है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है. ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है. तो ये भी कोई खास इसकी एमसीक्यू की डिफिकल्टी नहीं थी, मतलब लाइक आंसर्स जो दिए हुए बहुत ही वाहियात दिए हुए. An addition polymer is made from monomers that. What is the structure of the polymer made from this monomer? So you need to tell which structure. Very easy to do. ये याद रखिएगा, जो दो डबल बॉन्ड में होते हैं उनको सीधा बनाएंगे, बाकी सब चीजें ऊपर नीचे भेज देंगे, फिर उनका डबल बॉन्ड रिमूव करके आगे पीछे डंडियां मार देंगे. दैट्स ऑल, नो रॉकेट साइंस. सो नील, गलत सुलत नहीं करो बेटा, सही से करो. कैसे करेंगे हम इसको, वी विल, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड में, तो हम इन दोनों को सीधा बना लेंगे. सी डबल बॉन्ड सी, इस पे दो हाइड्रोजन है, इसको ऊपर नीचे करके बना दें. इस पे एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह ये पूरी चीज है, तो एक जगह ये पूरी चीज है COO CH2 CH3, ये पूरी की पूरी चीज नीचे करके बनाई जाएगी. देन व्हाट आई विल डू, देन आई विल रिमूव दिस एंड पुट डंडियां आगे पीछे एंड मेक दिस इनटू N. So the structure is going to be CH2 CH with COO CH2 CH3 and then N. ठीक है, तो अपनी मर्जी से मत जोड़ें, जो तरीका सिखाया है वही करें. दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड है उनको सीधा बनाएं और उनके ऊपर जो भी चीजें हैं वो ऊपर नीचे बनाएं. ठीक है, डोंट ड्रॉ देम साइड बाय साइड, वरना आपसे बनेगी नहीं कि डबल मेरी लाइन कहां से निकल रही है. बाकी सारी चीजें ऊपर नीचे बनाएं और फिर डबल बॉन्ड को रिमूव करके आगे पीछे डंडियां लगा दें. आपका 2 मिनट में आपका पॉलीमर बन जाता है. सर व्हेन डू वी यूज्ड 2n फॉर्मूला, कौन सा 2n फॉर्मूला भाई, 2 टू द पावर n. जब तुम्हारे पास n कायरल सेंटर्स हो तो तुम्हारे पास 2 टू द पावर n आइसोमर्स होंगे. जब तुम्हारे पास n डबल बॉन्ड्स हो जिनके अक्रॉस सिस ट्रांस हो सकती है तो तुम्हारे पास 2 टू द पावर n सिस ट्रांस आइसोमर्स होंगे. ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 5 ऐसे डबल बॉन्ड और सबके क्रॉस सिस ट्रांस हो सकता है, सो 2 टू द पावर 5 32 आइसोमर्स होंगे इसके टोटल. इस तरीके के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर के इस्तेमाल नहीं करना. 40, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Compound X reacts with acidified potassium dichromate to form compound Y. The infrared spectrum of compound Y is shown. What is the identity of compound X? तो compound Y में कौन सा functional group मौजूद है? There is a dip for C double bond O, right? We can see C double bond O. Any other group you can see? We can also see OH. हमें OH भी नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा है OH. So we can conclude it will be a carboxylic acid, right? 2500 to 3000, इसी में आ रही है हमारी एब्जॉर्प्शन तकरीबन. So this must be a carboxylic acid. अगर हमने X को ऑक्सीडाइज किया और वो Y बन गया जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो X खुद क्या होगा, एक प्राइमरी अल्कोहल होगा. So from the list of chemicals we need to choose the primary alcohol because only that can oxidize into a carboxylic acid. ठीक है, any confusions?